नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। 3 खबरें पहले जानकारी दे दूं जो समाचार एजेंसी पीटीआई की है। उसके मुताबिक जेएनयू में जिन्होंने 2014 में महिषापुर कार्यक्रम का आयोजन किया था अनिल कुमार ने, उनका कहना है जो पर्चा शिक्षा मंत्री ने पढ़ा वो रंगीन था और रंगीन पर्चे जेएनयू में नहीं छपते, बड़ा खर्चा आता, यानी वो हमारा पर्चा नहीं था। दूसरी खबर जम्मू से आई है। पीडीपी कब सरकार बनाएगी, बीजेपी के साथ बनाएगी या नहीं बनाएगी, दूर की गोटी, लेकिन 4 मार्च से सदस्यता अभियान वो जरूर शुरू कर रही है, यानी पार्टी का विस्तार कर रही है, संकेत कई। और इन सब के बीच इंदौर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने वहां जाकर कहा सेडिशन चार्ज ये तो कभी अंग्रेजों ने महात्मा गांधी और तिलक पर भी लगाया था, मतलब जो भी समझिए। लेकिन आज दस्तक में बात होगी सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं, और इस बात का जिक्र और कहीं से नहीं, जब संसद से निकलता हो तो इसके कई मायने हो सकते हैं। लेकिन आइए जरा टटोलने की कोशिश की जाए कि आखिर लगातार बेचैन समाज और देश के भीतर जो सवाल उठ रहे हैं वो संसद के जरिए भी अगर रास्ता ना दिखा पाए तो इसका मतलब क्या है। और जिस वक्त देश सबसे ज्यादा उथल पुथल के दौर से भी गुजर रहा था, उस वक्त एक रास्ता बापू के दरवाजे तक जाता था कि वक्त आजादी का ऐलान कर रहे थे। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. और दूसरी तरफ कोलकाता के बेलिया घाटा के इसी घर में महात्मा गांधी अंधेरे में बैठे थे। आजादी के जश्न से दूर 15 अगस्त 1947 को तब गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी महात्मा गांधी से मुलाकात करने पहुंचे और उन्होंने बापू से कहा भी था, आजादी का दिन है, क्या हैदरी मंजिल में रोशनी करवा दूं? जी, इस घर को उस वक्त हैदरी मंजिल के नाम से ही जाना जाता था और बापू का जवाब था नहीं। जब देश में हिंसा हो रही है तब रोशनी कैसी, क्योंकि हिंसा का आलम तब इतना विभत्स था कि कोलकाता की गलियों तक में लाशें बिछी पड़ी थी, चील और कौवे सन्नाटे को चीरते थे। लेकिन अब जो आप दृश्य देख रहे हैं 1947 का नहीं, 2016 का है। बीते 100 घंटों के दौर का है, दिल्ली से सटे हरियाणा का है। जिसने भी इन तस्वीरों को देखा वो अंदर से हिल गया। लेकिन इन तस्वीरों ने कितने परिवारों की जिंदगी खाक कर दी, उसका दर्द बार बार कैमरे पर उभरा। सारी जिंदगी की कमाई मेरी बर्बाद हो गई। रोटी कहाँ से खाऊंगा मैं, बच्चे कहाँ से पालेंगे, मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा। अगर आज हमारे जले हैं तो भाई परमात्मा उनको भी नहीं छोड़ेगा जिन्होंने ये साजिशें रची है। मिला के करोड़ों का नुकसान हो गया सर हमारा। ये दंगाइयों ने बहुत बिल्कुल कहीं राख छोड़ा है और कुछ नहीं है हमारे पास। सबसे बड़ी क्षति तो ये हुई है, पैसों की, दुकानों की तो भरपाई सरकार भी करवा देगी, भाईचारे की भरपाई कौन करवाएगी? लेकिन त्रासदी सिर्फ यही नहीं थमी, बल्कि ट्रिब्यून अखबार ने जब इन तस्वीरों को छापते हुए जानकारी दी कि हरियाणा में आरक्षण की आग तले मुरथल में हाईवे के करीब दर्जनों महिलाओं और लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार का यह अनकहा सच है, तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। और हाईकोर्ट ने अखबार की इस रिपोर्ट पर ही जांच के आदेश दे दिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पहल की, पुलिस प्रशासन सक्रिय हुआ, लेकिन इस खौफजदा हालात के बीच पुलिस ने अपनी बेबसी यह कहकर दिखाई कि कोई सामने तो आए। कोई भी एविडेंस अगर किसी भी इस प्रकार के अपराधों के बारे में अवेलेबल है तो इस कमेटी के किसी भी मेंबर को आप फोन कर सकते हैं। और सरकारी सिस्टम की इस बेबसी ने लोकतंत्र के उस सच को ही हिला दिया जो सच राजनीतिक सत्ता तले न्याय दिलाने का भरोसा दिलाती है। क्योंकि सवाल बड़ा, कौन सी महिला अस्मत लूटे जाने के बाद सामने आएगी? जब हिंसा और रेप करने वाले सत्ता से बेखौफ रहे तो कौन चश्मदीद सामने आएगा? जब हिंसा के बेखौफ तांडव के सामने पुलिस प्रशासन ही अपंग दिखाई दी तो फिर न्याय देगा कौन और न्याय की गुहार? शायद इसीलिए यह सवाल मौजूदा वक्त में सबसे महत्वपूर्ण हो चला है कि 1947 में तो महात्मा गांधी थे जो संसद के आजादी के उजियारे में भी देश। संसद के बारे में तो यही धारणा है, वहां जो कहा जाए तथ्यों के साथ सही कहा जाए।
ये धारणा है, वहां से वाकई कोई रास्ता निकलता है। ये कहा जाए, इस दौर में जब देश के भीतर अशांत स्थितियां होती हैं तो संसद अशांत स्थितियों को कहीं ना कहीं शांत करने के लिए एक माहौल बनाता है। लेकिन छोड़िए, अब इसके आगे बढ़िए। हम आपको दिखाते हैं 15 बरस पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी और आज के वक्त जेएनयू। अंतर क्या है? 2001 में आतंकियों का चेहरा ओसामा बिन लादेन था और 2016 में अफजल गुरु। लेकिन इन दो चेहरों के बरकस देशद्रोह का आरोप झेलने वाले छात्रों की कहानी बिल्कुल अलग। 15 बरस पहले 2001 में राष्ट्रद्रोह के कटघरे में 6 छात्र थे और 15 बरस बाद यानी इस बार कन्हैया उमर और उनके साथी हैं। कुल संख्या 10 से 100 तक भी हो सकती है। उस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी थी, इस वक्त जेएनयू है। उस वक्त गृह मंत्री आडवाणी थे, इस वक्त गृह मंत्री राजनाथ सिंह हैं। लेकिन उस वक्त और इस वक्त की कहानी में कई पेच बिल्कुल अलग हैं। मसलन उस वक्त अफगानिस्तान में अमेरिकी अतिक्रमण से भन्नाए 6 छात्रों पर सिर्फ इसलिए देशद्रोह का आरोप लगाया गया क्योंकि उन्होंने अमेरिका के खिलाफ पर्चे बांटे और अमेरिका का साथ देने के लिए भारतीय नीति पर भी सवाल खड़ा किया था। क्योंकि अफगानिस्तान में उसमें कुछ नहीं था। लादेन को भी पैदा करने वाला वही अमेरिका है, जिसने लादेन का बहाना लेकर उसको पैदा किया रसिया के खिलाफ, आईएसआईएस को पैदा किया सीरिया के खिलाफ, और आज जो है उस पे युद्ध, मैंने आज तीसरी विश्व युद्ध की कोशिश भी हो रही है कि जो है रसिया को दबाया जाए। तब 6 छात्रों में से 5 दिल्ली यूनिवर्सिटी के थे। लेकिन उस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी दीपक नैयर तत्कालीन गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी से मिले और महज 15 मिनट की मुलाकात के बाद आडवाणी ने दिल्ली पुलिस को छात्रों से देशद्रोह का आरोप हटाने को कह दिया। लेकिन इस बार जेएनयू में कथित तौर पर अफजल के समर्थन में नारे लगाने वाले ऐसे फंसे कि गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लश्कर चीफ हाफिज से जेएनयू में नारे लगाने वालों के तार जोड़ दिए और मामला राष्ट्रद्रोह का ऐसा बना कि बीते 15 दिनों से कन्हैया सलाखों के पीछे है। हालांकि तब आडवाणी की पहल के बाद 10 दिन में ही डीयू के छात्रों को जेल से छुट्टी मिल गई थी। आडवाणी से मिले, खुद बीसी जो है जाकर उपराज्यपाल या आडवाणी से मिले और वो केस हम लोगों पर से विड्रा किया गया। मैंने वो हमारा बेल भी तब हो पाया जब पुलिस ने खुद लिख कर दिया कि हमें इनसे कोई भी सामान जब्त नहीं हुआ। तो क्या देशद्रोह का आरोप लगाकर छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ किया गया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि देशद्रोह के आरोप की गंभीरता को उस वक्त आडवाणी ने समझा, लेकिन इस बार समझने को कोई तैयार नहीं। आलम यह हो चला है कि तिहाड़ में कन्हैया को जिस तरीके की सुरक्षा घेरे में रखा गया उसमें वह किसी आतंकवादी से कम नहीं लगता। मसलन कन्हैया को अलग सेल में सीसीटीवी के दायरे में रखा गया है। खाना पूरी जांच के बाद ही दिया जाता है। कन्हैया को सेल से बाहर निकालते वक्त सारे कैदियों को बंद कर दिया जाता है और सुरक्षा इंचार्ज को चेतावनी है कि कन्हैया को कुछ भी हुआ तो उसकी सजा उसे भुगतनी होगी। साम्राज्यवाद विरोधी छात्रों से एनडीए सरकार 2001 में जिस तरीके से निपटी थी, क्या आज वो कर पाना इतना मुश्किल है? क्योंकि इस मुद्दे पर छिड़ी महाभारत अब सरकार के गले की हड्डी बन गई है और बात उन छात्रों के भविष्य की भी है। ऐसे में अगर ये छात्र दोषी नहीं हुए तो क्या सरकार खुद को माफ कर पाएगी? कैमरामैन सुबोध सक्सेना और कुमार कुणाल के साथ अमित कुमार चौधरी, दिल्ली आज तक। दरअसल सियासत के इतने रंग हैं, उसे कैसे पकड़िएगा। मसलन दिल्ली में एक ईमेल आया, दिल्ली के सीएम के खिलाफ की हत्या कर दी जाएगी, हड़कंप मच गई। लेकिन तूफानी दौरे पर राजनीतिक तूफान पैदा करने के लिए केजरीवाल यहां नहीं, पंजाब की गलियों में है। ये दिल्ली नहीं पंजाब है, जहां की गलियों में दिल्ली के सीएम किसानों के दुख दर्द को सुन रहे हैं। तो पंजाब में चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी होना बाकी है, लेकिन केजरीवाल अपनी सियासी जमीन बनाने में वक्त गंवाना नहीं चाहते और केजरीवाल की इस हिम्मत से सत्तारूढ़ अकाली दल हैरान है, परेशान है। कई जगहों पर केजरीवाल का विरोध करने अकाली बीजेपी कार्यकर्ता मैदान में उतर आए तो अकाली सरकार अब उन किसान परिवारों की सुध भी लेने पहुंचने लगी जिनकी तरफ बीते बरसों बरस से ध्यान ही नहीं दिया गया। यहां तक कि खुदकुशी के बाद परिजनों को राहत तक नहीं पहुंची। लेकिन केजरीवाल पंजाब के गांव में पहुंचे तो किसान परिवारों के बीच सरकार भी पहुंच गई। कहीं चेक बांट रही है तो कहीं गांव-गांव पुलिस पहुंचकर केजरीवाल से मिलने के इच्छुक लोगों को मुआवजा देने के नाम पर अपने साथ थाने ले जा रही है। जिन्हों आप कह दिंने जबर हो रहा है, जुल्म हो रहा है, आवाज दबाई जा रही है गरीबां दी। जो कुछ यहाँ हो रहा है
ये इंसानियत के खिलाफ है, जमहूरियत के खिलाफ है। जमहूरियत नहीं कहती कि किसी गांव में किसी भी नेता ने आना हो तो उसमें रोकें खड़ी करी जाएं। दिल्ली के हिंदुस्तान में सिनेमा एक ऐसा है जो लोगों की रगों में दौड़ता है। और संयोग से एक दूसरा दृश्य हम आपको चंद सेकंड के लिए दिखला रहे हैं। संजय दत्त पहुंचे हैं मुंबई अपने घर, और ये आप देखिए आज यरवाड़ा जेल से उनकी रिहाई हुई है। Hello and welcome to another episode of Gadgets and Gizmos. My name is Gaurav Preeti, and in this week's episode, I am out eating lunch at a fine dine restaurant, man. Yeah.